12 फरवरी, 12 जनवरी या फरवरी, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और महत्वपूर्ण घटना क्या थी? चौरी चौरा कांड। अगर तत्कालिक कारण की अगर बात करें तो चौरी चौरा कांड, भविष्य से पीछे के लिए तो देखें तो कई कारण निकल के आते हैं। अगर चौरी चौरा कांड के बाद अगर चौरी चौरा कांड अगर तत्काल न मिलता तो शायद गांधी जी को कोई ऐसा इशू ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था जो असहयोग आंदोलन वापस। असहयोग आंदोलन के बाद में जब वो गिरफ्तार किए गए, 6 वर्ष की उन्हें सजा दी गई और सजा भी देने के बाद उन्हें क्या किया, 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से तब तक वो जेल में रहे। क्या कांग्रेस के जो लोग थे, क्या वो गांधी जी के भरोसे बैठते कब आएंगे कब हमें रणनीतियां बताएंगे? क्या ऐसा संभव था? और भी तो लोग थे, वो सारे सब लोग टूट चुके थे। अब टूटने के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या भी कम होने लगी थी। अब संख्या कम होने की वजह से लोग परेशान हो गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्वराज पार्टी में ही जून 1900, अगर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में ही जून 1922 में कहा कि हम इस प्रकार से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, हमें कुछ करना होगा। तो अपनी भावी रणनीति के लिए उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। ठीक, सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की और कहा क्या सही क्या गलत। अगर सविनय अवज्ञा जांच समिति जो गठित की गई थी, ये जो समिति बनाई गई है, इसमें कौन कौन सदस्य थे? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें अध्यक्ष कौन बना था? हकीम अजमल खां। अध्यक्ष हकीम अजमल खां। ठीक, अध्यक्ष बने हैं हकीम अजमल खां। और उपाध्यक्ष कौन बनाया गया था या प्रतिवेदक कौन था? मोतीलाल नेहरू। प्रतिवेदक मोतीलाल नेहरू, ये प्रतिवेदक के रूप में आ गए। फिर अन्य सदस्यों की बात की जाए, अन्य सदस्यों में कई लोग शामिल हो गए थे, जैसे डॉक्टर अंसारी, श्री राजगोपालाचारी। सर ये प्रतिवेदक क्या चीज होती है? डॉक्टर अंसारी, श्री राजगोपालाचारी। ठीक, श्री राजगोपालाचारी और साथ में विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा। विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, ये कई लोग शामिल हुए थे इसमें, इस अध्यक्ष में। अब आ जाओ प्रतिवेदक का मतलब। अच्छा, जब अर्थ ना मालूम हो तो क्या करना चाहिए? क्या करोगे? प्रति माने एक, वेदक। अरे इसकी जो अध्यक्ष को ये है, प्रतिवेदक का मतलब चाहे तो उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता, या इसकी जो संरचना बनाने वाला व्यक्ति है वो मोतीलाल है। ठीक, इसकी जो संरचना बनाने वाले, कैसे जांच करोगे, वो खाका तैयार करके देने वाले, वही तभी कहा गया प्रतिवेदक। प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया गया आवेदन और उनकी जो क्या क्या संस्तुतियां रही है, क्या क्या उन्होंने जवाबदेही तय की गई, तभी उन्हें प्रतिवेदक के रूप में। स्वराज पार्टी है उसका, अभी स्वराज पार्टी की बात नहीं हो रही, अभी स्वराज पार्टी से पहले। ठीक, अभी स्वराज पार्टी की बात। अब जब क्या हुआ था, जब इनकी जांच समिति तो बना ली गई और सविनय अवज्ञा के बारे में बात भी आई, कि तब बाद में फैसला क्या हुआ कि हुआ तो गलत, लेकिन जांच को विशेष महत्व नहीं रखी, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी निजी जांच करवाई थी इस वजह से।
अब असहयोग आंदोलन से निराश हो चुके थे लोग, निराशा बढ़ चुकी थी। एक नई, तब जाके एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, कि नई विचारधारा का जन्म हुआ। देखो, स्वराज्य पार्टी ऐसे कहें, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने पर लोग निराश हो चुके थे और संख्या भी कम हो चुकी थी, और निराश होने के कारण अब दिन प्रतिदिन कांग्रेस कम होती जा रही। तब इस कांग्रेस में ही एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, विचारधारा का जन्म। वो विचारधारा क्या थी, कोई बता सकता है? परिवर्तनवादी। वो तो बात आएगी, लेकिन विचारधारा क्या थी? कांग्रेस पहले क्या करती थी, इनकी विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध करती कि मैं न चुनाव लड़ूंगा, न उसमें सहमत होऊंगा, न कुछ भी नहीं करूंगा। जो नई विचारधारा जो बनी है, ये नई विचारधारा के अध्यक्ष जो प्रमुख रहे हैं वो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास रहे। ये नई विचारधारा, इन्होंने क्या किया कि विधान मंडलों में पहले प्रवेश करने पर कांग्रेस विरोध करती थी कि कोई भारतीय विधान मंडल में प्रवेश नहीं करे। मोतीलाल नेहरू और प्लस सी.आर. दास, इन दोनों लोगों ने कहा नहीं, अब हम विरोध करना छोड़ दें, विधान मंडलों में प्रवेश करो और उनकी कार्रवाई को विधान मंडल में रोको। इन्होंने देखो, यहाँ पर असहयोग आंदोलन से निराश हो गए लोग। धीरे धीरे असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ उससे लोग निराश हो गए, और निराश होने के बाद कांग्रेस को भविष्य में पीढ़ी बनाने के लिए एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, और जिसके जन्मदाता मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। इन्होंने कांग्रेस का पहले कार्य क्या था, विधान मंडलों में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और बाहर से रह करके असहयोग करो। अब इन्होंने विचारधारा चेंज कर दी, कहा कि कांग्रेस विधानमंडल के सदस्यों का विरोध नहीं करेगी, हम क्या करेंगे, विधानमंडल में प्रवेश करेंगे, और विधानमंडल में प्रवेश करके सरकारी कामकाज में रुकावट उत्पन्न करेंगे। ये बात इन्होंने कही है, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास की ये धारणा, विचारधारा उत्पन्न हुई। अब जब ये विचारधारा उत्पन्न हुई तो क्या बिना पार्टी गठित किए हुए विचारधारा पूरी की जा सकती? बताओ तो भाई, जब तक पार्टी नहीं होगी, अगर कैसे खाली निर्दलीय लड़कर के अकेले थोड़ा ना कुछ कर सकते। तब इन्होंने क्या किया, इस स्वराज्य पार्टी का गठन करने, तब इन्होंने नई विचारधारा रखी और क्या किया कि आंदोलन जारी रखने के लिए तब इन्होंने स्वराज्य पार्टी के बारे में बात कही। ये बात समझ पाए? इसको हटा दें। तब ये विचारधारा उत्पन्न करने के बाद 1922 में कांग्रेस का, अच्छा कांग्रेस माने क्या होता है? समूह, याद रखना, कांग्रेस का अर्थ है समूह। ठीक, कांग्रेस के गया अधिवेशन हुआ। ठीक, 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ। ठीक, गया अधिवेशन हुआ, और गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, जो गया अधिवेशन है उसमें मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने क्या किया, चुनाव के माध्यम से विधान मंडलों में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा। इस पहले तो हमें बताइए, गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? हाँ, सी.आर. दास, सी.आर. दास इस गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में ही इन्होंने विधान मंडलों में प्रवेश की बात कही, कहा कि विधान मंडल में हमें प्रवेश करना चाहिए और वहां पर सरकार के कामों में रोड़ा रखना चाहिए। विधान मंडलों का प्रवेश का प्रस्ताव रखा। जब प्रवेश का प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस के लोगों ने इसे बहुमत से क्या किया, स्वीकार किया, अस्वीकार किया, अस्वीकृत कर दिया। बताओ, स्वीकार किया, अस्वीकृत कर दिया, ये बात सही है। ठीक,
अस्वीकृत नहीं, उसमें गांधीवादी विचारधारा के भी तो लोग थे। वो कहते थे कि नहीं, गांधी जी ने कहा हम विधानमंडल में प्रवेश नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। समस्या तभी तो दो धड़ों में गुट बटेंगे, तभी तो दो कांग्रेस ने क्या किया कि बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। गांधी के कट्टर समर्थक, हमारी बात समझना, जो गांधी जी हैं इनके जो कट्टर समर्थक, अब कट्टर समर्थक जो है गांधी जी के, वो कहते हैं गांधी जी ने कहा था विधानमंडल में प्रवेश नहीं होना है तो नहीं ही होना, तो वो कैसे इन्हें स्वीकृत दे देते। ठीक, तो जो कट्टर समर्थक हैं जिन्हें हम कहते हैं अपरिवर्तनवादी, ठीक, गांधी जी के कट्टर समर्थकों को हम अपरिवर्तनवादी कहते हैं, और जो लोग इसको स्वीकार करते हैं या बदलाव लाने की कोशिश करते हैं उन्हें हम कहते हैं परिवर्तनवादी। ठीक, ये अपरिवर्तनवादी जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास के विचारों से, ये अपरिवर्तनवादी जो हैं वो मोतीलाल नेहरू और प्लस दास के विचारों से क्या है, सहमत है या कि असहमत है? ये अपरिवर्तनवादी लोग मोतीलाल नेहरू और दास के विचारों से सहमत है या असहमत है? असहमत, ध्यान रखना, असहमत थे। वो कहते थे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। जब ये बात कही तब तथा लोगों ने रणनीति के तहत काम, और वो कहते थे कि लोगों के तहत जो लोग सब लोग मिलकर के रणनीति बनाए उसके तहत काम करना चाहिए। अब लेकिन ये परिवर्तनवादी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, हम विधानमंडल में प्रवेश करेंगे, तो क्या कांग्रेस दो धड़ों में बटेगी या नहीं बटेगी? वो तो बट जाएगी। तभी ऐसे हालात हुए, फिर क्या किया इन्होंने, इन लोगों ने तथा ये लोग गांधी की रणनीति, जो अपरिवर्तनवादी लोग हैं, इन्होंने गांधी की रणनीति के तहत, देखो इस समय गांधी जी जेल में है, काम तो यही लोग करेंगे अपरिवर्तनवादी वाले इधर, तो इन लोगों ने क्या किया, गांधी की रणनीति के तहत ये काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना की। गांधी सेवा संघ की स्थापना की, क्योंकि अपने आप को सर्वस्व घोषित करना चाहते ताकि वो दूसरे धड़ वाले लोग कमजोर पड़े। ये गांधी सेवा संघ की स्थापना की, और ये अपरिवर्तनवादी लोग हैं कौन कौन आपको बता दे, जैसे बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपाल, या अंतिम भारतीय वायसराय कहें, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। हम क्या कहेंगे, वायसराय कहें कि गवर्नर जनरल कहें? गवर्नर जनरल आता है, हाँ लिखे आता है, वायसराय कहीं कहीं लिखे आता है। इनके बाद समाप्त कर दिया गया था, इनको अंतिम वायसराय, हाँ नहीं, इनको क्या, इनको हम वायसराय कहें कि गवर्नर जनरल कहें? दोनों कह सकते हैं। बहुत सी किताबों में गवर्नर जनरल मिलेगा, बहुत सी किताबों में वायसराय मिलेगा, ये बात सत्य है। और चाहो तो चाहे किताब पुस्तकों की दुकान पर खड़े होकर देख लो जाके, तुमको कई किताबों में गवर्नर जनरल मिलेगा और कई किताबों में इसे वायसराय शब्द का प्रयोग। हमने उस दिन भी चीख चीख के बात कही थी कि आप इसको गहराई से पढ़ोगे तो धारा 1900 जो अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया है, 1935 के द्वारा फिर वायसराय का पदनाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, इसी को अगर गहराई से पढ़ो जाके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलती से चली आ रही, चली आ रही हैं। जैसे हमने इस दिन लास्ट में बताया था एक शब्द मिथ्या। मिथ्या शब्द का प्रयोग हम लोग ज्यादातर झूठ के लिए करते हैं, जबकि मिथ्या का वास्तविक अर्थ जानते हो क्या है? जैसे एलर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, छोटे वर्ड से एक शब्द पढ़ा जा रहा है, तो शायद हमें शब्द याद भी नहीं रहा। फॉक्स माने लोमड़ी पढ़ा है,
फाक्स माने लोमड़ी होता है कि लोमड़ा होता है? उसमें जेंडर थोड़ी क्लियर हो रहा है, से फाक्स कर दोगे लोमड़ी हो जाएगा, ये कर दोगे लोमड़ा हो जाएगा। दिक्कत यही है कि वहाँ पर दिक्कत यही आ रही है जो हम लोग पढ़े हैं, जो चलन में आ रहा। जैसे हमने कई बार एक बात बताई है, संबंध शब्द लिखते आ रहे हैं, सम प्लस बंध, यही तो लिखे आ रहे हैं, यही तो शब्द सबसे ज्यादा लिखते हैं। ये गलत है और लेकिन ये गलत होता है, और गलत सही क्या होता है? ये सही होता है, ये दोनों बिंदु लगी होती है। व्यंजन सम के तहत मतलब जो उसमें आते हैं। अरे ये तो ऐसे पहले से है, सम और प्लस भी ऐसे कहें, ऐसे कहें संबंध के सन विच्छेद करें तो क्या होगा? सम प्लस धी छोटी की होगी, बड़ी की मात्रा होगी। गलत है रखना ठीक। संबंध जैसे ये जो ऐसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो चलन वास्तविक रूप से, जैसे आशीर्वाद अब तो सुधर गया, पीछे बसों में लिखा रहता था ऐसे आशीर्वाद, अब नहीं है, ये सही है, यहाँ पर की बजाय यहाँ पर ला लगता था, लगाते थे लोग, लेकिन गलत है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो चली आ रही है। जैसे मिथ्या जानते हो क्या होता है? जो बात चलन में चली आ रही हमारे बुजुर्गों ने सुनी, अब वो हमें क्लियर हम भी नहीं कर पा रहे, हम क्या आप भी नहीं क्लियर कर पाओगे, और भविष्य में भी क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन उस बात को हम मानते हैं, तो वो शब्द मिथ्या ही कहा जाता है। जितने भी हैं 90% 99% लोग गलत ही बोलते हैं, जब गलत खुद गलत है। देखो बताएं, दरअसल ऐसा होता है, हमने कभी भी यहाँ पर जब बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सारे शब्द गलत खुद ही निकलते। क्यों? कि जिस क्षेत्र में, सुनो तो, मैं जिस क्षेत्र में रहा हूँ वहाँ पर की भाषा मुझे प्रभावित करती है, और उस भाषा के माध्यम से जो भाषा हम बोल रहे हैं वही से जल्दी से हमारे मुख से निकलती है। हमारी बात समझना, वो लोगों का दोष नहीं है या हम लोगों का दोष नहीं, लेकिन हाँ वो गलत और सही वो पढ़ करके हम जान तो सकते हैं, ये मैंने गलत कहा, ये सही कहा, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, इतना तो हम लोगों की कैपेसिटी बनी ही जाती है। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों को शब्दों में, आप कई मिर्च मैंने खाता नहीं हूँ, इसलिए हम कई बार ऐसे होते हैं शब्द ही नहीं कह पाते। जानते कारण क्या होता है? ज़्यादा मिर्च खाओगे तो मेमोरी आपकी बैक चली जाएगी, और मेमोरी कम होगी, आप चाहे जो खाता हो देख लीजिएगा। तो आप वो खाया करो क्या? घी में काली मिर्च। हम तो इतनी फुर्सत नहीं है इतना खा ही नहीं पाए, लेकिन आवश्यकता भी क्या है? उससे एक फायदा और है, उससे मतलब सांस भी नहीं फूलती। अरे उसकी आवश्यकता भी क्या है? तो बता रहे, जितना फैट खाओगे उतना आलस बढ़ेगा, आलस बढ़ेगा तो फिर तब भी आप बैठ नहीं पाओगे, तब भी तो बेकार ही रहोगे। इसलिए इन सब चीजों को छोड़ दो, वो सब चीजें हमारी जो प्रकृति के वो जो मिल गई, जो ग्रहण किया उसमें संशोधन कर डालो, जान लो क्या सही क्या गलत। अब जैसे कोई एक एग्जाम्पल किसी धर्म को लेकर के ना करें, किसी ऐसे जैसे मान लेते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब शगुन हुआ, तो ऐसा कहा गया, या खाली बाल्टी मिल गई तो अब शगुन हुआ, ऐसा मान लिया गया। तो हमें ऐसा भले आज प्रैक्टिकल मिलता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, वो अलग बात, लेकिन पीछे से जो बात चली आ रही और हम उसको मान ले रहे, वही शब्द कहा जाता है कि हाँ ऐसा होगा, तो वही ऐसा होगा, वो हमें आंसर नहीं मिल पा रहा, लेकिन ऐसा होगा, वही बात मिथ्या कही जाती है। सही शब्दों में अर्थ होता है और 8 शब्दों में उसे झूठा। अच्छा सर, उसमें भी तो होता है जो इडियम्स होते हैं, हाँ, उसमें उसमें जो बात लिखी हुई होती है वो थोड़ी होता है, उसका जो तर्क होता है वो अलग होता है। ये बहुत सारी चीजें उसी को, आज आप कहाँ पर थे? हम वहाँ पे, यहाँ पर बैठ जाएंगे, फिर इधर उधर चले जाएंगे, अपना टॉपिक कम हो जाएगा। हाँ, कट्टर समर्थक थे ये। गांधी सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज और गंगाधर राव, ये सभी लोग सीधे, ठीक, ये सीधे गांधी जी के ही कट्टर समर्थक, कोई परिवर्तन नहीं चाहते। अब ये जो लोग हैं कौन जाते, जो परिवर्तनवादी लोग, वो कहते हैं कि नहीं, अब इन्होंने क्या किया, इनके ना बदलने, ये देखो आप परिवर्तनवादी वाले हैं, परिवर्तनवादी लोगों का बोलबाला ना हो सके, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश का भ्रमण किया और कहा
कि हम संपूर्ण देश का दौरा करके और लोगों को जागरूक करते थे। ठीक उधर क्या हुआ, सरदार पटेल व विठल भाई पटेल के नेतृत्व में 1923 में नागपुर में एक सत्याग्रह चलाया। हमारी बात समझना। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ, सरदार पटेल प्लस विठल भाई पटेल, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में क्या किया गया, एक सत्याग्रह चलाया गया। ठीक, अप्रैल 1923 ये किया 1923 में नागपुर में सत्याग्रह चलाया गया। ये जो सत्याग्रह चलाया गया, जानते हो इस सत्याग्रह का नाम क्या दिया गया, झंडा सत्याग्रह इसे कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, झंडा सत्याग्रह। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको समझ भी लीजिएगा। ठीक, जब ये इधर परिवर्तनवादी वाले लोग जुटे रहे, तब तक सरदार पटेल और विठल भाई पटेल ने अप्रैल 1923 में नागपुर में एक सत्याग्रह चलाया है, उसी को हम झंडा सत्याग्रह कहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, कांग्रेस ने उधर वो तो नकार दिया था, स्वराज पार्टी के लिए बहुमत से अस्वीकार कर दिया। तब तक थोड़े दिनों के बाद में कांग्रेस का ये तो गया अधिवेशन था। अब जब इनकी बात मानी तो गई नहीं, ये बात किसने स्वराज पार्टी के लिए रखी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू की बात तो मानी गई नहीं कि मानी गई नहीं मानी गई। तो सीआर दास और मोतीलाल दोनों ने मिलकर के क्या किया, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। अब कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने स्वराज पार्टी की घोषणा कर दी। ये हटा दे, कांग्रेस के गया अधिवेशन सर मैं अभी कांग्रेस के गया अधिवेशन में क्या हुआ कि गया अधिवेशन में देखो यहीं पर मोतीलाल नेहरू प्लस सीआर दास, इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया है। किससे, कांग्रेस से जब त्यागपत्र दे दिया, तब उसके बाद में स्वराज पार्टी की घोषणा। ठीक, स्वराज पार्टी की घोषणा कब कर दी, 31/12/1922 ये उन्होंने स्वराज पार्टी की घोषणा कर। और जबकि इसकी स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 1923 को। ऐसे कहें मार्च 1923, वो तो 1 जनवरी तुक्का क्यों मारते हो, मार्च 1923 लिखना याद रखना। मार्च 1923 को इसकी स्थापना। त्यागपत्र देने के बाद तत्काल बहुत सारे कार्य होते हैं, उनको समझना पड़ता है। हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, उसके लिए भी समझना पड़ता है, बहुत समय भी लगता है। ठीक, तो क्या हुआ, 1923 में इन्होंने स्थापना की। और कहाँ स्थापना हुई, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने कर डाली। अब जब इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, अब स्वराज पार्टी, देखो स्वराज शब्द मैंने कहाँ लिखा था, सबसे पहले स्थापना यहाँ पर हुई आके। इसका कारण क्या था, पीछे वाली बहुत सारी चीजें थी, उनको बताना भी जरूरी था। ठीक, अब स्वराज्य पार्टी जब स्थापित की गई, स्वराज्य पार्टी कब स्थापित हुई है, ये घोषणा कब हुई है, इसके अध्यक्ष कौन बने,
हाँ, अध्यक्ष CR दास, CR दास इसके अध्यक्ष बनाए। ठीक, और सचिव कौन बने? कौन? मोतीलाल नेहरू। हाँ, सचिव मोतीलाल नेहरू सचिव बन गए। अब दोनों लोग अध्यक्ष और सचिव बनने के बाद सितंबर 1923 में, तब तक सितंबर 1923 में, देखो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि सितंबर 1923 में कांग्रेस का जो कांग्रेस है, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, वो है विशेष अधिवेशन है। और ये कहाँ हुआ है? दिल्ली। दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ है। अब विशेष अधिवेशन, इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ये इसके अध्यक्ष बने। अब अबुल कलाम आजाद बन गए। उन्होंने कहा कि पार्टी तो, कांग्रेस तो दिन पर दिन घटती ही जा रही, ऐसे सब लोग चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया, स्वराज्य पार्टी और उसके कार्यक्रम, इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्वराज्य पार्टी और उसके कार्यक्रम को कांग्रेस के कार्यक्रम घोषित कर दिया कि कांग्रेस जो है वो कहा जाता है स्वराज्य पार्टी है वो कांग्रेस की ही पार्टी है। ठीक, इन्होंने कहा स्वराज्य पार्टी और उसके कार्यक्रम को कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता सीधे कह दो प्रदान कर दी कि कांग्रेस का हिस्सा ही है स्वराज्य पार्टी। अब ये बात गांधी जी को तो खराब लग गई। गांधी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, गांधी जी के धुर विरोधी जरूर थे, CR दास विरोधी बनते जा रहे थे, लेकिन गांधी जी और CR दास के बीच अगर देखा जाए तो संबंध बहुत अच्छे थे। इनको दोनों को इनको साइड में हटा के अगर देखोगे तो गांधी जी और CR दास के बीच मधुरता बहुत थी, संबंध बहुत अच्छे थे। और संबंध अच्छे होने के कारण क्या करते हैं कि गांधी जी CR दास के घर कभी चले जाते हैं और कभी CR दास गांधी जी के घर चले जाते हैं। इन दोनों के बीच ये सब बातें होती रहती हैं। तभी गांधी जी और CR दास, इन दोनों के बीच एक फैसला हुआ कि कहा कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन लीजिए और हम इधर स्वराज पार्टी में अध्यक्ष रहेंगे। तो उन्होंने कहा, उनकी कुछ शर्तों को मानते हुए उन्होंने क्या किया, 6 नवंबर 1924 को क्या किया गया कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य तय हो गया कि स्वराज पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक नियत स्वतंत्रता के रूप में करती रहेगी और पार्टी का अलग सचिवालय बना दिया जाएगा, मान्यता केवल कांग्रेस से रहेगी, लेकिन रहेगी स्वतंत्र के रूप में। उधर क्या हुआ, जब गांधी के बीच जब समझौता हुआ कांग्रेस का, उसी के बाद 1923 में 23/24 में बेलगांव अधिवेशन होता है, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में, कर्नाटक, ठीक, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। 1924 में वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष गांधी जी को बना दिया गया और उधर CR दास उसके अध्यक्ष बन गए। और उसी अधिवेशन जब 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ है, उस अधिवेशन में CR दास पैक्ट की पुष्टि की गई। ठीक, उस बात की पुष्टि की गई कि हाँ ये समझौता हुआ पहले से था, लेकिन वहां पर बात खुल के आई। बहुत सारी बातें ऐसी होती गोपनीय होती है, बाद में खुल के आती है, तो वहां पर बात खुल के आई थी। हमारी बात समझना, गांधी दास पैक्ट, ये कब, अगर हम कहें 6 नवंबर 1924, 6 नवंबर 1924 ये बात खुल करके सामने आ गई थी। अब कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की और किसी में गांधी जी द्वारा अध्यक्ष नहीं बने हैं। गांधी जी ने गांधीदास पैक्ट की पुष्टि, गांधी जी ने इसी बेलगांव अधिवेशन में ही गांधीदास पैक्ट की पुष्टि की। अब हमारी बात समझो, उधर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, मार्च 1923, विधानमंडल के चुनाव होने को थी। अब विधानमंडल के चुनाव में ही कांग्रेस ना भाग ले पाए तो फिर क्या फायदा पार्टी बनाने का।
तो उन्होंने पार्टी पहले से गठित की और चुनाव लड़ा गया। ठीक 1923 में इस स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा। ठीक 1923 में विधानमंडल के केंद्रीय चुनाव में स्वराज पार्टी को ने चुनाव लड़ा और चुनाव में कुल कितनी 101 सीटें, ध्यान रखना कहीं कहीं 100 भर दिया है, 101 सीटों में केवल 42 सीट पर जीत मिली है, 42 सीट पर जीत मिली है। अब क्या हुआ, जब सीटें मिली विधानमंडलों में, अगर देखा जाए प्रांतीय विधानमंडलों में मध्य प्रांत में तो स्पष्ट बहुमत मिला, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे मद्रास और पंजाब में सफलता नहीं मिली है स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्यों ने 1924 में अगर देखा जाए 110 संशोधन प्रस्तुत कर दिए, कहां पर, विधानमंडलों में। लेकिन क्या हुआ, भारतीय संविधान निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा बात कही कि भारतीय संविधान सभा द्वारा होना चाहिए विधानमंडलों। और कांग्रेस के जो सरकार के जितने कार्यक्रम थे उन पर सब पर रणनीतिक रूप से रोक लगाते रहे, लेकिन गवर्नर जनरल अपने वीटो पावर के द्वारा पास करवाता रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि हाँ वास्तविक गलत हुआ। जून 1925, हम थोड़े शब्दों में कह रहे हैं, जून 1925 को CR दास की क्या हो गई, मृत्यु। CR दास की मृत्यु हो गई। अमृत्यु होने के बाद क्या हुआ, स्वराज पार्टी का अंत हो गया, हाय तो वह मिट गई। सबका जब बात आती है गांधीदास और गांधी जी के साथ जो बवाल होना था वो सब मिट गया, यहीं से बात अलग हो जाती है। अब समझ लीजिए स्वराज पार्टी का अंत हो गया। हालांकि देखा जाए स्वराज पार्टी ने कार्य सही किए। उधर तब तक ये कब हुई मृत्यु, 25। अब धीरे धीरे समझ लीजिए स्वतंत्रता का कुछ माहौल ठंडा, सरकार शांत होकर के देख रही है। अब देखने से पहले उसने क्या किया कि सबसे पहले अब क्या आता है, एक साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की तरफ पहले चलते हैं। पहले तो हमें कोई ये बता सकता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ये सर 1919 अधिनियम की जांच करने 10 वर्ष के लिए गठित किया गया। हाँ देखो, साइमन कमीशन ने, हम आपको बता दें कौन सा, 1919 का क्या कह सकते हैं, भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था और 10 वर्ष बाद समीक्षा होनी थी, 10 वर्ष बाद समीक्षा होनी थी। अब समीक्षा होने के लिए तब समय कितना होता, 1929। वहां पर जो पार्टी बनी थी, केंद्र में जो सरकार थी, वहां पर जो बर्केन हेड है, भारत सचिव बर्केन हेड, उस समय के प्रधानमंत्री का नाम, कंजर्वेटिव की सरकार थी, PM बर्डवीन। ठीक, जो उस समय बर्डवीन जो थे वो प्रधानमंत्री थे। उन्हें लगा कि अगली बार हमारी सरकार चयनित होकर के नहीं आ सकती है, इसलिए कोई मुद्दा बनाया है। तो उन्होंने साइमन कमीशन को समीक्षा करने के लिए 2 वर्ष पहले ही भेज दिया। ठीक, साइमन कमीशन जो 1919 की बजाय 10 वर्ष जोड़ दो तो 1929 में आना चाहिए था। अब जब वहां की इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटेन की सरकार जो है वो जान रही थी कि हम अगली बार सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इस उद्देश्य में सत्ता से, तो उन्होंने कहा कोई कुछ न कुछ मुद्दा दिखाओ ताकि और भी अच्छी बात हो जाए, कुछ सीटें हमारी ज्यादा निकल जाए। तो इसलिए उन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छे करने की बात, या इन्होंने सोचा कि भारतीयों का हमें क्या सपोर्ट मिल जाएगा तो कुछ अच्छी बात हो जाएगी, इसलिए उन्होंने 2 वर्ष पहले ही उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा। कारण सिर्फ इतना ही मेन था। अच्छा पहले डालो, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927-28 लिख दे, 27-28 लिख दे कि कम ज्यादा लिखे कुछ। देखो पहले तो नोट करके एक बार डालो, बाद में बता नोट करके 1928 में क्या हुआ था कि केंद्रीय विधानमंडल में
मंडल, केंद्रीय विधानमंडल में क्या हुआ था? पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक, पब्लिक सेफ्टी बिल, सेफ्टी बिल, ये क्या हुआ था? पारित हुआ था या नहीं हुआ? पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करवाया गया। तब इस पब्लिक सेफ्टी बिल जब पारित करवाया गया तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये भारतीय राष्ट्रवाद पर सीधा हमला है। 1928 में केंद्रीय विधानमंडल में केंद्रीय सेफ्टी बिल, देखो पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करवाया गया, और ये पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे पारित करवाया गया तब मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये गलत है, और ये क्या किया कि मोतीलाल नेहरू ने इसे भारतीय राष्ट्रवाद पर सीधा हमला कहा, या भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा ली। सर क्या था इसमें? कोई बताएगा पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था? इसका जस्ट जिसने लिखा है इसका जस्ट उल्टा सुनो। अगर किसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से या किसी भी सरकार के किसी लोगों की वजह से अगर जो सार्वजनिक स्थान पर कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई उन्हीं से की जाएगी। अगर कोई सरकार का कर्मचारी तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके दोषी बनाया जाएगा, ये सब, ठीक। तो इसके माध्यम से क्या हुआ था? तो तुरंत ही क्या किया? तब उन्होंने कहा, ये मोतीलाल नेहरू ने कहा भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा। ध्यान रखना, विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी है मोतीलाल नेहरू, ठीक। मोतीलाल नेहरू ने ये विधेयक नंबर 1 की गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। उधर CR दास की मृत्यु हो गई। CR दास की मृत्यु हो चुकी है। अब मृत्यु CR दास ज्यादातर कहाँ के थे? बंगाल की बात करें तो CR दास की मृत्यु के बाद बंगाल में जो है, बंगाल में कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में विभाजित हुई, 2 गुटों में विभाजित हुई, ठीक। वैसे कोई बात नहीं, बंगाल में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हुई। अब एक तरफ थे जितेंद्र मोहन दास और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। जितेंद्र मोहन सेन लिखना, सेन, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। ये बंगाल में कांग्रेस, केवल बंगाल, वो केंद्रीय नहीं, जो राज्य स्तर की बात आती है, जैसे भाजपा केंद्र में और राज्य की अलग, तो ऐसे राज्य में बंगाल में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई, और एक गुट में है जितेंद्र मोहन सेन और दूसरे में है सुभाष चंद्र बोस। जो जितेंद्र मोहन बोस हैं, और इन्होंने ही क्या किया कि इन्होंने अनुशीलन समिति बनाई, और उधर सुभाष चंद्र बोस ने युगांतर समूह ये गठित किया। क्या दोनों में अंतर लगता है? नहीं। अनुशीलन समिति जितेंद्र मोहन सेन ने, युगांतर समूह ये किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस। उधर ब्रिटेन में कंजर्वेटिव की पार्टी की सरकार, ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी सरकार है, और उसके प्रधानमंत्री हैं बाल्डविन। ये कंजर्वेटिव सरकार के PM है, प्रधानमंत्री, ठीक। और ये समझ रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि हम अगली बार हार जाए, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? साइमन कमीशन, क्या किया? कमीशन की नियुक्ति की। इसको हटा दे। एक कमीशन की नियुक्ति की। कब नियुक्ति की? कोई बताएगा? साइमन कमीशन, सही बता दो। गठन 27, ठीक, लिखिए। गठन कब? नवंबर 1927 को इसका गठन किया। कहाँ? ब्रिटेन में। किसके द्वारा गठन, किसके द्वारा हुआ है? किसके?
नहीं, किसके द्वारा, किसने ये गठन किया, किसने साइमन कमीशन भेजा? भाई जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद में भारत सरकार का 1858 अधिनियम आया था। उसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बदल करके वो क्राउन के हाथों में चली गई। अब क्राउन के हाथों में जाने के बाद में क्या हुआ था, जो वायसराय पदनाम, जो गवर्नर जनरल पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। उसी में क्या हुआ, भारत सचिव पद बनाया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम में भारत सचिव पद बनाया गया था और उसके अकेले तो भारत सचिव सारा कार्य नहीं देख पाएंगे, तो उसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? 15 सदस्यीय। तो वो अगर भारत के लिए जो कार्य होगा वो भारत सचिव के ही माध्यम से होगा। पीएम की अनुशंसा के आधार पर साइमन कमीशन के समय, उस समय भारत सचिव कौन था? बर्किनहेड। बर्किनहेड के द्वारा, किसके द्वारा, सीधे लिखना तो भारत सचिव बर्किनहेड द्वारा, भारत सचिव बर्किनहेड द्वारा। ठीक, भारत सचिव बर्किनहेड द्वारा क्या किया गया, साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसमें जो अध्यक्ष देखा है तो कौन अध्यक्ष है? सर जॉन साइमन। हाँ, अध्यक्ष जॉन साइमन, हमने सर हटा दिया। ठीक, अध्यक्ष जॉन साइमन। और कुल सदस्य इसमें कितने थे? कितने? 7। अध्यक्ष मिलाकर 8। अध्यक्ष सहित कुल, हमने शब्द लिखा है कुल, सदस्य शब्द लिखा होता तो 7 होता। कुल का मतलब अध्यक्ष समेत। ठीक, ध्यान रखना, अध्यक्ष सहित 8। ठीक, अध्यक्ष सहित 8, कुल सदस्यों की संख्या 8। अन्य सदस्यों की अगर बात करें तो बाथम, स्ट्रेटो, कोनो, लेनफेक्स, कैडमिगेन, क्लीमेंट टेटली और वर्नेन हार्ट। क्या सभी सदस्य बता दें आपको? देखो, सभी जितने भी इसके सदस्य हैं वो सभी अंग्रेज हैं। जितने भी सदस्य हैं, क्या इसमें कोई भारत का है? नहीं, भारत का कोई नहीं। जितने सदस्य हैं वो सभी अंग्रेज हैं। अंग्रेज कैसे होते हैं? रंग में सफेद। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन भी कहते हैं। ठीक, इसीलिए इसका नाम श्वेत कमीशन भी रखा गया, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। लॉर्ड, और ये केवल इसमें सारे अध्यक्ष अंग्रेज ही रखे गए। ये ऐसा क्यों, किसने किया था? उस समय भारतीय गवर्नर जनरल या भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की अनुशंसा के आधार पर कहा गया कि लॉर्ड इरविन ने किसी भी भारतीय को शामिल होने नहीं दिया। या तो लॉर्ड इरविन अपनी नाकामी छिपाना चाहता है या तो सच को बाहर नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए तो किसी भारतीय को शामिल होने नहीं दे। और जबकि लॉर्ड इरविन समझ रहा है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हैं और इसके कारण अगर ये आएंगे तो बात बहुत सारी मालूम हो जाएगी, इसलिए सारे अंग्रेज ही रहने चाहिए। ठीक, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज थे, किसके कहने पर किसी भारतीय को नहीं शामिल किया गया? भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन के कहने पर कोई भी अंग्रेज भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया। तब भारत के लोगों ने क्या किया कि जब भारत आने से पहले जब गठन हुआ तब भारत में ही उन्होंने क्या किया? भारत के लोगों ने या कांग्रेस ने क्या किया? बहिष्कार का निर्णय लिया। कहा कि अगर भारत में आएंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। देखो, कांग्रेस सिर्फ अपनी आयोजित बैठक थी। ये 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और इसमें क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि हम, कुछ लोग तो ऐसे थे कि साइमन कमीशन, देखो बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे थे कि साइमन कमीशन का विरोध ना किया जाए ताकि सच यहाँ भी पता चल सके, क्योंकि यहाँ भी तो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, बहुत सारी चीजें थी। उन विरोध करने का कारण क्या था? भारतवासी क्यों विरोध कर रहे थे? भारतीय लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? कोई बताएगा इस पर बात? साइमन कमीशन का भारत के लोग विरोध क्यों कर रहे थे? भारतीय नहीं था,
पहली बात तो भारतीय नहीं था, केवल भारतीय नहीं था, एक कारण और कोई स्पष्ट कारण? बिना अपील बिना दलील का काला कानून, वो तो पिछली बात हो गई, वो तो पिछली बात। और कोई कारण बताओ, ध्यान रखना, कारण कोई अंग्रेज वो नहीं था। कारण क्या था कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे यहाँ सही से समीक्षा नहीं करेंगे, सही से बात वहां तक नहीं पहुंचाए, और हम मांग कर रहे हैं स्वराज्य की, और आप हमें दे रहे हैं साइमन कमीशन। ठीक, हम मांग कर रहे हैं स्वराज्य की, हमें साइमन कमीशन आप दे रहे हो, तो ये हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम इसके द्वारा संशोधन नहीं चाहते, हमें अपना जो हम मांग रहे हैं वो दो, हमारे जो हम भारतीय क्रांति जिस बात के लिए कर रहे हैं वो दो, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, इस समय ब्रिटेन की संसद में 2 भारतीय सदस्य भी थे, लॉर्ड सिन्हा और सकताल वाला। क्योंकि जब अगर ये लोग कहते हैं कि हम भारतीय शामिल कहाँ से लाए, संसद में तो है ही नहीं, तो संसद में उस समय 2 सदस्य थे, लॉर्ड सिन्हा और सकताल वाला। 2 सदस्य ब्रिटेन की संसद में ही सांसद बने हुए थे, भारतीय सदस्य। ठीक, बहिष्कार के समर्थक जो थे, बहुत देखो समर्थक भी थे बहिष्कार के, और कुछ लोग कहते उसके समर्थक भी थे। बहिष्कार के समर्थक और ना बहिष्कार के समर्थक, कुछ लोग कहते ना समर्थन करो, कुछ लोग कहते ना समर्थन करो। जैसे बहिष्कार के समर्थक, हमारी बात समझना, बहिष्कार के समर्थकों की अगर बात की जाए तो तेज बहादुर सप्रू, ये लिबरल फेडरेशन पार्टी के तेज बहादुर सप्रू, मुस्लिम लीग और किसान मजदूर पार्टी, हिंदू सभा और फिक्की, ये हमने पार्टियों के नाम बताए, व्यक्ति के नाम नहीं बताए। जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था वो तेज बहादुर सप्रू जो लिबरल पार्टी के हैं, ये एकमात्र इनका नाम मैंने बताया क्योंकि पूछा गया। बाकी मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा व फिक्की, इन्होंने क्या किया, बहिष्कार का निर्णय लिया। और आयोग के समर्थक कौन थे, आपको बता दें, मुस्लिम लीग उस समय 2 भागों में बट चुकी थी। एक भाग में मोहम्मद शफी के नेतृत्व में थे मुस्लिम लीग का एक गुट, उसने समर्थन किया। दूसरा मद्रास की जस्टिस पार्टी थी, उसने साइमन कमीशन का समर्थन किया। अब पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, उसने भी समर्थन किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो दलित वर्ग संघ है, उन्होंने भी, हरिजन के कुछ संगठनों ने भी इस कमीशन में सहयोग व समर्थन किया। आधे लोग समर्थन कर रहे हैं, आधे लोग बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे सीधे शब्दों में। तो अगर देखा जाए, जो ये आयोग आया कब है, भारत आगमन 1928, भारत डेट वाइज कब, फरवरी 1928, डेट वाइज 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928, इस डेट को जरूर याद रखना। अब पहली बार ये कहाँ पहुंचा, बम्बई, ध्यान रखना, हम इसको बम्बई लिख रहे हैं, मुंबई पहले पढ़ते, अब पढ़ते, अब तो मुंबई हो गया ना, अब बम्बई ही था। ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा और वहीं पर विरोध करना शुरू कर दिया गया। साइमन कमीशन के सदस्यों को देखकर लुटाया झंडा, काली पट्टी काला झंडा लिए विरोध में गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, बम्बई में हड़ताल आयोजित कहेगी साइमन कमीशन तुम वापस चले जाओ। लखनऊ में विरोध किया गया। लखनऊ में विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, जब वो लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू पर लाठीचार्ज कर दिया गया कि आप विरोध क्यों कर रहे हो, तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया और पुलिस ने लाहौर में इतने क्रूर तरीके से लाठीचार्ज किया है कि वहां पर उनको समझ लीजिए जिंदा ही मार दिया, इतनी ज्यादा चोट लगी, भयंकर चोट लगी थी। बाद में मृत्यु का कारण भी लाला लाजपत राय को यही लाठीचार्ज ही होता। अभी भी कभी कभी सरकारों में देखिए धरना प्रदर्शन हम सब लोग नौकरियों के पीछे देते हैं, वो जब देते हैं क्या लाठीचार्ज हम लोगों पर नहीं होता है। जो लाठीचार्ज ऐसे, वो तो हमारे यहाँ के हैं भी नहीं, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। तभी गांधी, देखो लाला लाजपत राय पर क्या पुलिस ने लाला जी पर क्रूर तरीके से लाठीचार्ज किया। तब लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर किए जा रहे लाठी का प्रत्येक बार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित।
कील की तरह साबित होगा, कील साबित होगा, एक ही बात समझ लीजिए आप। जैसा भैया तब क्या हुआ 11 नवंबर 1928 लाला 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। ठीक, और इसी के कारण चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगर देखा जाए साइमन कमीशन भारत में 2 बार है। एक बार फरवरी मार्च जो हम कहते हैं, डेट मैंने कितनी लिखी 3 फरवरी 1928। अगर ये आपको ना मिले तो मार्च 1928 लगाना, हमारी बात समझ लेना। पहली बार आया है फरवरी मार्च 1928 और दूसरी बार आया है अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929। अप्रैल 1928 से अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में की। ठीक, साइमन कमीशन ने क्या किया, मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने रिपोर्ट में क्या लिखा जानते हो? कहा कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात। कहा कि जितने प्रांत हैं उनमें उत्तरदायी शासन स्थापित करें। दूसरी बात, केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहिए, जैसा केंद्रीय शासन चल रहा है वैसा ही चलने दो। ये देखो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की कि प्रांतों में द्वैध शासन नहीं, प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया है। केंद्र में शासन में कि केंद्रीय शासन में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो अगली बात, भारत में संघीय शासन की स्थापना की जाए। भारत में संघीय शासन की स्थापना की जाए। अल्पवयस्कों के हितों की सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल या वायसराय को विशेष शक्ति या विशेष पावर दी जाए और अखिल भारतीय संघ के विचारों को नहीं माना जाए। अखिल भारतीय संघ के विचारों को नहीं माना जाए। सीधे शब्दों में कहा, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक, अलग कर दिया जाए, ये बात कही। इन सभी समस्त विचारों पर, इन सभी जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना है। अब विचार विमर्श कौन करेगा? रिपोर्ट पर विचार विमर्श कौन करेगा? सरकार। कौन सी सरकार? ब्रिटेन की सरकार। ब्रिटेन सरकार भारतीयों के साथ मिलकर के इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना चाहती है और विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने क्या किया कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे तभी। इसलिए केवल साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करें। लेकिन क्या गोलमेज सम्मेलन सफल हो पाते हैं? नहीं। ध्यान रखना यहाँ पर की बात कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाए। तब तक इधर की बात दूसरी तरफ की बात सुनो। क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक, नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा है। 1927 में आया, अब गठन किया गया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। भारत सचिव बर्केल है, भारत सचिव बर्केल है। ठीक, भारत सचिव बर्केल है। जब साइमन कमीशन का खूब विरोध किया, भारत सचिव आ गए तय से। उन्होंने कहा इतने बड़े सब लोग बुद्धिमान हो रहे हो तो ऐसा करिए कि आपके सामने मैं एक चुनौती प्रस्तुत करता हूं कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो सभी भारतीयों को माने। मैं वही संविधान लागू करूं। अगर आप ऐसा कर सकते हो, इतने बुद्धिमान है तो बना के हमें दे दो। ये बात उन्होंने चुनौती के रूप में पेश की। जब ये बात कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा, तब ये बात को स्वीकार किसने किया है? मोतीलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, स्वीकार किया। तब क्या हुआ? 28 फरवरी 1928। 28 फरवरी 1928 को क्या किया गया? दिल्ली में।
इनके दिल्ली में क्या किया गया, दिल्ली में एक सर्वदलीय कमेटी बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस सर्वदलीय बैठक में जो मोतीलाल नेहरू ने चुनौती स्वीकार की थी, चुनौती स्वीकार की गई और एक समिति बना करके जिसके अध्यक्ष, जो दिल्ली में बैठक हुई उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी बनाए गए। ठीक, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी बनाए गए। अंसारी द्वारा अब क्या हुआ, फरवरी 1928 में ऐसे संविधान निर्माण की योजना का प्रस्ताव जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो सके, ऐसा सब लोगों ने मिलकर के कार्य करने की बात सोची। यही इसी बैठक मई 1928 में बंबई में दूसरी बैठक। फिर क्या हुआ, 11 मई 1928 को अब कहा बंबई में दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई। पहली बैठक ये हुई, दूसरी सर्वदलीय बैठक ये हुई। इसमें बैठक हुई, इसमें नेहरू की अध्यक्षता में, नेहरू कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ये 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और जिसे संविधान निर्माण के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। ये 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। इसमें क्या हुआ कि संविधान निर्माण के सिद्धांतों का निर्धारण करना था और इसमें एक तो कौन कौन हो जाएंगे, अब देखो, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एस.एम. खाड़े, सरदार मंगल सिंह, अली इमाम, जी.आर. प्रधान, शोएब कुरैशी, इन सब लोगों ने मिलकर के 10 अगस्त 1928 को सब मिलकर के 28 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इन सब लोगों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। मैंने इसमें बहुत सारी बातें बीच से खंडित कर दी, काट दी, ध्यान रखना। ठीक, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अब उस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या लिखा, उन्होंने बस भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया। औपनिवेश, अच्छा, औपनिवेशिक, जैसे हम ये बात कहते हैं डोमेनियन, डोमेनियन का मतलब क्या होता है, अधिराज्य, अधिराज्य मतलब हाँ, ठीक, अभी ये डोमिनियन राज्य की ही मांग कर रहे हैं, अधिराज्य की ही मांग कर रहे हैं, तब ये बात है। ठीक, पूर्ण भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए। 1909 में लागू की गई कौन सी निर्वाचन पद्धति, 1909 में लागू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया जाए। ठीक, 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया था संप्रदाय के आधार पर, उसको रद्द किया जाए। तीसरी बात, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। संयुक्त मतलब सभी के लिए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों में कुछ सीटें आरक्षित की जाए। बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र जैसे पंजाब, बंगाल में भी, पंजाब और बंगाल में सीटें आरक्षित नहीं हो। जहां पर कम संख्या है वहां पर सीटें आरक्षित कर लो, और जहां पर संख्या ज्यादा है वहां पर आरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी बात कही गई है नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करो, नेहरू रिपोर्ट में ये बात सब कही जा रही। फिर कुल 19 मौलिक अधिकारों की मांग की, जो मौलिक अधिकार हैं वो 19 कर दिए गए, मौलिक अधिकारों की मांग की गई 19 मौलिक अधिकारों, जिसमें पहला सम्मान वयस्क मताधिकार। देखो, कुल 19 मौलिक अधिकार मांगे गए, कहे गए हैं, मांगे हैं, तो उसमें पहला जो है अधिकार वो वयस्क मताधिकार। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। फिर अगली बात कहिए, केंद्र और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना। केंद्र और राज्य में, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ठीक, और कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो, संसदीय शासन की स्थापना की जाए, ये बात कही गई है नेहरू रिपोर्ट में।
केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन संघीय आधार पर हो और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। जब एक बात और आप ध्यान देना, मुस्लिम लीग की मांगे आती हैं कितनी, 11 की 14, उसमें देखना उन्होंने अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के देने की बात कही थी। अवशिष्ट शक्तियां मतलब समझते हो, फैसला करने वाली जो विदेश और संचार, ये सब नीतियां, संधि और युद्ध की नीति, वो केंद्र के पास ही होना बेहतर है, ना कि राज्य के पास। अगर राज्य के पास होगा तो हर रोज लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि हर राज्य लड़ते रहेंगे। ये अच्छा, फिर अगली बात उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए। नेहरू रिपोर्ट में ये बात कही गई कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी की जाए, कि धर्म नहीं कोई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता लगा कुछ और धर्म अलग अलग बना ले। तो ये बात कही, और साथ में ये भी कहा गया मुस्लिमों के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों का संरक्षण किया जाए। फिर साथ में बम्बई, सिंध को बम्बई से पृथक प्रांत भी बनाया जाए। सिंध जो है उसको बंबई से पृथक अलग प्रांत बना दिया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत बनाया जाए। देशी राज्यों को उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद भारत संघ में शामिल किया। उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद भारत संघ में शामिल होना चाहिए। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय, लोक सेवा आयोग की स्थापना की है। इतनी सभी मांगे नेहरू रिपोर्ट में ही दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति भक्त जैसे युवा डोमेनियन स्टेट की जगह, देखो कई लोग आप डोमेनियन स्टेट की जगह पर भारत के लोग ही स्वराज्य, संपूर्ण स्वराज, हाँ, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने लगे। ठीक, संपूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने लगे। कहा कि डोमेनियन की जगह हम इतना बजाय हम डोमेनियन राज्य नहीं लेंगे, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर क्या किया, 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। कि कहा कि नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन राज्य की जो बात कही गई है, ये डोमेनियन स्टेट नहीं हमें चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब देखो मतभेद यहीं से होने लगा। मतभेद हुआ, फिर क्या हुआ, जब चेतावनी साथ में दी, देखो जब इन्होंने क्या किया कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना करनी थी, 31 चेतावनी भी दी गई कि अगर, देखो अब क्या हुआ कि गांधी ने सरकार को एक साल, जब नेहरू रिपोर्ट बन गई, नेहरू रिपोर्ट बनने के बाद गांधी जी ने प्रेषित कर दी और वायसराय को दे दी, कहा साथ में चेतावनी दे दी 31/12/1929 तक नेहरू रिपोर्ट को यदि स्वीकार नहीं किया गया, ठीक, अगर डोमेनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। तो ये लोग भी थोड़ा थोड़ा सहमत हुए। कहा कि अगर डेट दे दी कि 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई और अगर डोमेनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया भारत को, तो किसी भी स्थिति में पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी प्रस्ताव पर स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात गांधी जी ने कही। अब इधर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई। नेहरू रिपोर्ट के बाद में जिन्ना ने भी अपना 14 सूत्री मांग पत्र रख दिया। कहा कि अब तो बात नहीं बन पाएगी, तो हमें भी तो कुछ चाहिए। तो इस रिपोर्ट की समीक्षा की भी की गई। नेहरू रिपोर्ट की जब समीक्षा की गई है दिसंबर 1928 में कलकत्ता में सर्वदलीय बैठक सम्मेलन, जिसमें जब कलकत्ता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और 1928 में उसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से 3 संशोधन प्रस्तुत किए थे इस नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट बन गई, सबको स्वीकार हुई। अब जब समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई, हमारी बात समझते रहे ना, समीक्षा करने के लिए जब बैठक बुलाई गई, अब बैठक करने के लिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, 3 संशोधन प्रस्तुत किए। अब 3 संशोधन कौन कौन? एक कहा केंद्रीय विधानमंडलों में मुस्लिमों हेतु 1/3 स्थान आरक्षित किए। उन्होंने संशोधन करने के लिए कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों हेतु 1/3 स्थान आरक्षित कर दिए। दूसरी बात, वयस्क मताधिकार लागू होने तक 3, आप देखो नेहरू रिपोर्ट में ये संशोधन होने हैं। वयस्क मताधिकार लागू होने तक पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम सीटें आरक्षित की जाए। चौथी बात, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में,
अब ये बातें जब सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने ये 3 मांगे रखी है, नेहरू रिपोर्ट में ये 3 संशोधन करवाने चाह रहे हैं, लेकिन जिन्ना, मोहम्मद शफी और आगा खां ये मिलकर के मतलब अब ये लोग मिल गए। उससे पहले कब मिले? पहली बात उन्होंने 3 मांगे संशोधन करने के लिए कही, लेकिन तीनों मांगे कांग्रेस की तरफ से ठुकरा दी। इस बात पर जिन्ना नाराज हो गए। जिन्ना मोहम्मद शफी और आगा खां के गुट में आकर के मिल गए। अब उधर क्या हुआ, मोहम्मद शफी, जिन्ना, आगा खां की अध्यक्षता में तब क्या किया गया, दिल्ली में ऑल इंडिया ऑल पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना की। जब जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद शफी और आगा खां ये तीनों लोग मिल गए और तीनों की देख रेख में दिल्ली में ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना की गई और उसमें एक फैसला किया गया कि कांग्रेस के किसी भी कार्य में वो सहयोग नहीं करेगा, कि अब कांग्रेस के किसी कार्य में सहयोग न करने का निर्णय ले लिया गया। तब जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी। गांधी ने सर्वप्रथम जिन्ना को समझाने की कोशिश की और उन्हें कायदे आजम की उपाधि दी। ठीक, कायदे आजम की उपाधि दी। तब क्या किया गया, देखो नेहरू रिपोर्ट उधर प्रस्तुत हो गई है और इधर हाय तौबा आपस में अब पूछने लगी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक, जब इधर क्या हुआ, जिन्ना भी रूठ गए हैं, कायदे आजम की उपाधि भी मिली, फिर भी वो नहीं माने हैं। अब क्या हुआ, 2/11/1929 2/11/1929 को देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक, दिल्ली सम्मेलन का आयोजन किया तथा एक घोषणा पत्र जारी किया और यहीं पर दिल्ली सम्मेलन ने एक घोषणा पत्र जारी किया। ठीक, ये घोषणा पत्र जारी किया है और ये घोषणा पत्र जारी किया और जिसे हम दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं। जो इसे जो कहते हैं, जो जारी किया गया वो दिल्ली घोषणा पत्र, ये जब जारी किया गया और इसके माध्यम से वायसराय को जब भेजा गया, वायसराय को जब भेज दिया गया, तब वायसराय ने क्या किया, दिल्ली घोषणा पत्र को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट की तरह ही था, ये भी क्या किया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 31/12/1929 ये क्या है, डेट आ गई। जवाहरलाल नेहरू, देखो तब तक क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट, अब देखना 31/12/1929 को जवाहरलाल नेहरू मतलब नेहरू रिपोर्ट के 1 वर्ष पूरा हुआ। क्या इस डेट तक 1 वर्ष पूरा होता है या नहीं होता है? 1 वर्ष इस डेट तक पूरा हो जाता है जो गांधी जी ने दे रखा था। और इसी रिपोर्ट तब तक ये, उससे पहले कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1 साल पूर्ण कर चुकी थी, सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्या नेहरू रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया? नहीं किया। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में, ये 1 वर्ष कहाँ हो पाएगा, हमने तो 29 ही दिया है इसमें। कौन सा? 31/11/29, 31/12/29। अच्छा ये, हाँ वो तो 1 महीना ही हो पाएगा। ये क्या है? 29 ये है क्या? सम्मेलन है, दिल्ली घोषणा पत्र है। नहीं आप 1 वर्ष की बात कर रहे थे वो। नेहरू रिपोर्ट को घोषित किए जब गांधी जी ने कहा, डेट दे रखी थी 31/12/1929 तक, अगर सरकार ने हमारी मांग या हमारे नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो क्या करेंगे, 31/12/1929 के बाद हम डोमिनियन के स्थान पर स्वराज्य की मांग से कम कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात पीछे कही थी। ये दिल्ली घोषणा पत्र है, ये उसकी बात कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट इस डेट तक 1 वर्ष पूर्ण हुआ। अब वो भी लिखने नहीं, जब उन्होंने सरकार को प्रेषित किया उस डेट से बात आती है, उस डेट से तब 1 वर्ष पूरा हो जाता है। 1 वर्ष पूरा होने पर अब क्या किया गया, 31 जवाहरलाल नेहरू, ये बात क्या कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया, लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया गया, ठीक, एक आयोजन बुलाया गया और यहीं पर नेहरू रिपोर्ट या डोमिनियन स्टेट की मांग को रद्द कर दिया गया। तब डोमिनियन स्टेट को मांग को रद्द कर दिया गया। पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया और वहीं पर आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। पहली बार अर्धरात्रि को तिरंगा झंडा फहराया गया और यहीं पर रावी नदी में ही नेहरू रिपोर्ट को पानी में प्रवाहित कर दिया गया था, फेंक दिया गया कि अब हमें नेहरू रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ठीक, जब यहीं पर पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, मैं समाजवादी और व गणतंत्रवादी, मैं समाजवादी व गणतंत्रवादी हूँ। ठीक, यहाँ पर पहली बार अर्धरात्रि को ही ये सब हुआ। ठीक, 26 तब क्या हुआ, आगे क्या, 2/1/1930